नमस्कार, मैं डॉक्टर सत्यपाल सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थशास्त्र विभाग, दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। हम लोग कंजम्पशन फंक्शन का अध्ययन कर रहे हैं और कंजम्पशन फंक्शन के अंतर्गत ये बताया गया कि सबसे पहले कंजम्पशन फंक्शन के संदर्भ में एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस या निरपेक्ष आय परिकल्पना सिद्धांत जॉन मेनार्ड किन्स के द्वारा 1936 में दी गई और इस एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस के बाद रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस या सापेक्ष आय परिकल्पना, जिसका अध्ययन प्रोफेसर जेम्स ड्यूजनबरी के द्वारा 1949 में उनके द्वारा रचित पुस्तक इनकम सेविंग एंड द थियरी ऑफ कस्टमर बिहेवियर, और इस पुस्तक में हम लोगों ने रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस का अध्ययन किया। तो इस रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस के अंतर्गत जेम्स ड्यूजनबरी का क्या कहना है, इसका अध्ययन अगर किया जाए तो जेम्स ड्यूजनबरी के पहले जो प्रोफेसर कीन्स के द्वारा निरपेक्ष आय परिकल्पना सिद्धांत हम अध्ययन कर रहे थे, और उस निरपेक्ष आय परिकल्पना के अंतर्गत जो बातें प्रोफेसर कीन्स के द्वारा बताई जाती हैं, उन बातों का खंडन करने का काम प्रोफेसर जेम्स ड्यूजनबरी ने किया। और मुख्य रूप से खंडन दो बातों को लेकर के किया। पहली बात वो ये कहते हैं जेम्स ड्यूजनबरी कि प्रत्येक व्यक्ति का उपभोग व्यवहार स्वतंत्र न होकर के एक दूसरे पर निर्भर करता है, अर्थात उपभोग का स्तर दूसरे व्यक्तियों के उपभोग स्तर से प्रभावित होता है। इसके पहले जो एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस चलता था, सिर्फ और सिर्फ उसमें जो है आय के द्वारा कंजम्पशन को इफेक्ट डालने या आय के द्वारा उपभोग के ऊपर असर डालने का अध्ययन जॉन मेनार्ड किन्स के द्वारा किया जाता है। लेकिन जेम्स ड्यूजनबरी का यह मानना है कि व्यक्ति का जो उपभोग व्यवहार है सिर्फ और सिर्फ आय से प्रभावित नहीं होता है, और व्यक्तियों का जो उपभोग व्यवहार है वह स्वतंत्र भी नहीं होता है। किसी भी व्यक्ति का जो उपभोग है, उसके अगल बगल पास पड़ोस के लोगों का जो उपभोग का बिहेवियर है या जो कंजम्पशन फंक्शन है, उनके कंजम्पशन फंक्शन से हर व्यक्ति का या उस समाज में रहने वाले व्यक्तियों का जो कंजम्पशन फंक्शन है वो प्रभावित होता है। तो एक व्यक्ति का जो कंजम्पशन फंक्शन है वो दूसरे व्यक्ति की कंजम्पशन फंक्शन से इफेक्ट डालता है। तो पहली बात उन्होंने किन्स के बातों को यह कहा, या किन्स के बातों की आलोचना करते हुए कहा कि हमारा उपभोग व्यवहार हम नहीं तय करते हैं, समाज बहुत कुछ चीज़ें तय कर रहा है, और समाज के उपभोग के व्यवहार से हमारा भी उपभोग व्यवहार ऊपर नीचे होता है। दूसरी बात के संदर्भ में उन्होंने ये कहा कि किन्स ने ये माना कि एक निश्चित समय के पश्चात उपभोग व्यवहार प्रतिवर्ती हो जाता है, यानी उल्टा हो जाता है, अर्थात आय कम होने पर उपभोग कम हो जाता है। ऐसा मानना जॉन मेनार्ड किन्स का था। लेकिन जेम्स ड्यूजनबरी का मानना है कि किसी भी व्यक्ति का जो उपभोग व्यवहार है वह प्रतिवर्ती नहीं होता, यानी आय कम होगा तो उपभोग उसका कम हो जाए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जॉन मेनार्ड किन्स ऐसा मानते हैं कि अगर आय बढ़ेगा तो उपभोग बढ़ेगा, और आय घटेगा तो उपभोग घटेगा। लेकिन इस बात का खंडन जेम्स ड्यूजनबरी करते हैं कि ऐसी बात नहीं है कि अगर आय बढ़े तो उपभोग बढ़ेगा, और जो है आय घटने लगे तो उपभोग घटने लगे, ऐसी बात देखने को नहीं मिलती है। इसके बाद सापेक्ष आय परिकल्पना के अंतर्गत
उन्होंने ये बताया, जेम्स ड्यूजन बरी ने ये बताया कि व्यक्ति का जो उपभोग है वह उपभोग मात्र उसके आय से प्रभावित नहीं होता है, परंतु आसपास पड़ोस के लोगों के उपभोग व्यवहार से प्रभावित होता है। पहली बात उन्होंने ये बताया था कि समाज में रहने वाला व्यक्ति वो दूसरे के उपभोग व्यवहार को देख करके अपने उपभोग व्यवहार को ऊपर नीचे करने का प्रयास करता है, जिसको जेम्स ड्यूजन बरी ने प्रदर्शन प्रभाव कहा कि देख करके प्रभाव पड़ जाना। यदि बगल में किसी व्यक्ति का उपभोग व्यवहार ऊंचा है, कंजम्पशन फंक्शन ऊंचा है, तो हमारा आय कम होते हुए भी हमारा कंजम्पशन फंक्शन ऊंचा होता हुआ पाया जाता है। उनका यह मानना था कि एक ही इनकम ग्रुप के दो लोग और दोनों व्यक्तियों को अलग अलग प्रकार के समाज में रखा जाए, एक व्यक्ति जो है उच्च आय वर्ग के समूह में रहे और एक व्यक्ति जो है निम्न आय वर्ग के समूह में रहे, तो व्यक्तियों का आय एक बराबर होते हुए भी इनका कंजम्पशन फंक्शन उपभोग व्यवहार जो है अलग अलग होगा। यानी जिसको प्रदर्शन प्रभाव के नाम से जेम्स ड्यूजन बरी ने संकेत किया कि यह प्रदर्शन प्रभाव है, यह देख करके, समाज को देख करके, समाज में रहने वाले लोगों को देख करके किसी एक व्यक्ति का जो उपभोग व्यवहार है वह ऊपर नीचे होता हुआ पाया जाए। और इसी को जो है, इसी उपभोग ढांचे को उपभोग क्रिया का सामाजिक सिद्धांत भी कहा कि समाज का जो सिद्धांत है वह यही है कि समाज में रहने वाले लोगों के उपभोग व्यवहार को देख करके हम उस बात को अनुसरण करते हैं। और दूसरी बात इन्होंने ये बताया कि समाज में उपभोग व्यय का स्तर आय के ऊपर निर्भर करता है। इन्होंने भी ये बताया, जेम्स ड्यूजन बरी ने क्या बताया कि समाज में उपभोग व्यवहार का स्तर, समाज में रहने वाले व्यक्तियों का जो उपभोग व्यवहार का स्तर है वह आय के ऊपर निर्भर करता है। जो किन्स ने कहा, उन्होंने ये माना कि वो बात तो ठीक है, लेकिन कुछ हद तक ही ठीक है। क्या? उन्होंने कहा कि उच्च आय वर्ग के व्यक्तियों की जो औसत व सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति है वह कम होती है। वह क्यों कम होती है? उनका ये कहना है कि जिस समय जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती है उसका उपभोग बिहेवियर बढ़ता जाता है, कंजम्पशन फंक्शन बढ़ता जाता है, लेकिन एक उच्चतम बिंदु होता है, उपभोग व्यवहार का एक उच्चतम बिंदु होता है, और व्यक्ति जब उस उच्चतम बिंदु पे पहुंच जाता है तो वहां से अब उसका सिर्फ आय ही बढ़ता है। उपभोग व्यवहार के उच्चतम बिंदु पर पहुंचने के पश्चात यदि व्यक्ति का आय बढ़ता जाता है तो उस बढ़ते हुए आय के हिसाब से व्यक्ति का कंजम्पशन फंक्शन नहीं बढ़ता है, अब सिर्फ उसका आय बढ़ता है। तो ऐसी स्थिति में आय के अनुपात में उपभोग का स्तर जो है उस हिसाब से नहीं बढ़ता, और उच्चतम स्तर पर बनाए रखने में वह जो है उपभोग का जो उसका उच्चतम स्तर बनाए रखने के लिए आय का कम ही शेयर, आय का कम ही हिस्सा यदि खर्च करता है तो वह जो है अपने उच्चतम बिंदु पर उपभोग के पहुंच जाता है। और इस आधार पर यह कहा गया कि औसत व सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति उसकी कम हो जाएगी। उच्च आय वर्ग का व्यक्ति है तो उसका औसत आय और औसत उपभोग और सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति ये दोनों कम होती हुई पाई जाती है। इसके विपरीत जेम्स ड्यूजन बरी का क्या मानना है कि निर्धन व्यक्तियों की जो औसत और सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति है वो ऊंची होती है। क्यों ऊंची होती है? क्योंकि समाज में रहकर, समाज में देख करके वो कंजम्पशन फंक्शन उसका बढ़ता है, तो आय का अधिकांश हिस्सा वह निम्न आय वर्ग का व्यक्ति है, और जब निम्न आय वर्ग का व्यक्ति है और उच्चतम उपभोग स्तर पर जो है जाना है, उसको समाज को देख करके उच्चतम उपभोग के स्तर पर वो जाना चाहता है, तो आय का अधिकांश हिस्सा उसको व्यय करना पड़ेगा। तो वो ये कह रहा है कि सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति और औसत उपभोग की प्रवृत्ति ऐसी स्थिति में उसकी ऊंची होती हुई चली जाती है। तो अमीर व्यक्तियों का या उच्च आय वर्ग के व्यक्तियों का जो औसत और सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति है वो कम होती है,
और निर्धन व्यक्तियों का या निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों का औसत व सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति जो है ऊंची होती है। इसके संदर्भ में बताया क्योंकि पड़ोसियों का चूंकि उपभोग स्तर उसका ऊंचा है, तो पड़ोसियों के उपभोग स्तर को देख करके उसको भी उसके उपभोग स्तर का नकल करना होता है और इस वजह से उसका उपभोग स्तर ऊंचा होता हुआ पाया जाता है। तो ऊपर जैसा बताया गया कि आय बढ़ेगा, यदि गरीब व्यक्ति है, निर्धन व्यक्ति है, तो निर्धन व्यक्ति की आय जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, आय प्लस होती जाएगी, तो उसका किसका, निर्धन व्यक्ति का, उसका जो है औसत व सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति भी प्लस होती चली जाएगी। उच्च आय वर्ग के व्यक्ति का आय बढ़ेगा तो औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बढ़ेगी नहीं, लेकिन निम्न आय वर्ग का यदि व्यक्ति है तो निम्न आय वर्ग के व्यक्ति का जब आय बढ़ेगा तो औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति ये दोनों बढ़ता हुआ पाया जाता है। और अब देखते हैं कि इस संदर्भ में किन्स की बातें क्या थीं। तो किन्स का कहना था कि आय कम होने पर उपभोग का स्तर कम होता है। किन्स ने अपने एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस में क्या बताया, आय बढ़ेगा तो उपभोग का स्तर बढ़ेगा, आय घटेगा तो उपभोग का स्तर घटेगा। लेकिन जेम्स ड्यूजनबरी क्या कहते हैं, उनका ये कहना है कि किन्स का जो मत है कि आय कम होता है तो उपभोग का स्तर कम होगा, ऐसी बात नहीं है। आय अगर घटता भी है तो उसका उपभोग का स्तर किन्स के कहने के हिसाब से कि आय कम होगा तो उसका उपभोग का स्तर कम होगा, ऐसी बात नहीं है। इसको समझाने के लिए किन्स क्या कहते हैं, इसको समझाने के लिए जेम्स ड्यूजनबरी क्या कहते हैं, जैसे समृद्धि काल है, उच्च आय प्राप्त हो रहा है किसी व्यक्ति को, तो उस समृद्धि काल में कोई भी व्यक्ति जब समृद्धि काल से गुजरता है तो वो उपभोग स्तर उसका बढ़ जाता है, उच्चतम उपभोग स्तर पे पहुंच जाता है, और जब उच्चतम उपभोग स्तर पे पहुंच जाता है तो कुछ वस्तुओं के उपभोग का वह आदी हो जाता है। और किन्हीं कारणों से अगर आर्थिक मंदी आ गई और आर्थिक मंदी आने के बाद यदि व्यक्ति की आय घट गई तो आय घटने के बाद अब वह उसका उपभोग स्तर घट जाए उसी हिसाब से जितना उसका आय घटा है, ऐसी बात संभव नहीं है, क्योंकि वह आदी है और जब आदी हो गया, आदत में उसके आ गया है, तो उस लेवल में जितना आय घटा है उतना उपभोग घट जाए, ऐसा संभव दिखता ही नहीं है। फिर वो कहते हैं कि मंदी काल में आय गिरने के कारण उपभोग में कमी तो होने लगती है। मान लिया कि उपभोग में कमी होगी, लेकिन उतनी कमी नहीं होगी कि जिस अनुपात में व्यक्ति का आय कम हो गया है उस अनुपात में कमी हो जाए, ऐसी संभावना दूर दूर तक नहीं है। या जेम्स ड्यूजनबरी ये कहते हैं कि जिस अनुपात में आय कम होगा उस अनुपात में उपभोग कम नहीं होगा। और इस प्रकार यह स्पष्ट हो रहा है कि दीर्घकाल में जब आय बढ़ती है तो उपभोग क्रिया ऊपर की तरफ बढ़ती है, किंतु जब आय घटती है तो उपभोग क्रिया घटकर अपने पुराने या प्रारंभिक स्तर पर या उस स्तर पर नहीं आती जिस स्तर पर उस व्यक्ति की आय कम हो गई है। तो इतनी बातें हम लोगों ने सापेक्ष आय परिकल्पना के अंतर्गत देखी। अब इसकी कुछ आलोचनाएं दी जाती हैं, जिसमें पहली आलोचना है कि आय व उपभोग का आनुपातिक वृद्धि मान्यता अवास्तविक, कि आय और उपभोग इन दोनों में आनुपातिक वृद्धि होगा। इसके संदर्भ में सापेक्षिक आय परिकल्पना सिद्धांत में आय व उपभोग में आनुपातिक वृद्धि मान ली गई है कि आय बढ़ेगा तो प्रारंभ में उसी अनुपात में उपभोग भी बढ़ेगा। यह एक कल्पना जो है वास्तविक नहीं है। दूसरी आलोचना यह की गई कि आय वह नहीं है, यहाँ पे वह है, वह उपभोग में प्रत्यक्ष संबंध नहीं, कि जिस हिसाब से आय उसी हिसाब से उपभोग, इन दोनों में प्रत्यक्ष संबंध की जो मान्यता है वो गलत है।
और तीसरी आलोचना यह की जाती है कि इस सिद्धांत के अनुसार उपभोग व्यय केवल आय से प्रभावित होता है, जबकि आलोचकों के अनुसार उपभोग व्यय आय के अतिरिक्त अन्य कई कारणों से प्रभावित होता है। जेम्स ड्यूजनबरी का ये मानना है कि उपभोग जो है सिर्फ आय से प्रभावित होता है। ऐसी बात नहीं है। किसी व्यक्ति का जो उपभोग है, इस उपभोग को प्रभावित करने के और बहुत से कारण हैं जिन कारणों से व्यक्ति का उपभोग प्रभावित होता हुआ पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज सापेक्ष आय परिकल्पना का अध्ययन किया और हमें उम्मीद है कि इसमें आपको कहीं कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आई होगी। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।